नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक चांदा अकेडमी पर पुनः स्वागत है। साथियों, मैंने यह चैप्टर आपको पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था, लेकिन इस चैप्टर में कुछ वॉइस टेक्निकल थी तथा आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि यह चैप्टर मुझे दोबारा पढ़ाना चाहिए। तो चैप्टर फर्स्ट है ऑडिट का परिचय, यानी ऑडिट क्या होती है। जो मैंने पहले वीडियो डाला था उसको मैं पुनः आपके सामने वापसी पढ़ा रहा हूँ। तो साथियों, आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल आरजे चांदा अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, अब अपन विस्तार से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। दोस्तों, ये क्लास थोड़ी लंबी होगी तो ध्यान से पढ़ें। देखिए, ऑडिटिंग एंड इंट्रोडक्शन। सर्वप्रथम हम ऑडिट के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ऑडिट क्या होती है, ऑडिट का निर्माण कैसे हुआ, इसका विकास कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, ऑडिट क्या होती है, इन चीज़ों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में व्यावसायिक संस्थाओं का स्वरूप काफ़ी छोटा होता था और उनका क्षेत्र भी सीमित ही होता था, और इस कारण से लेखा व्यवसाय का कोई संगठित स्वरूप नहीं था। यानी प्राचीन काल में लेखा व्यवसाय का कोई संगठित स्वरूप नहीं था। अगला है, विश्व में लेखा व्यवसाय के इतिहास में सन 1494, दोस्तों याद रखना, यानी विश्व में लेखा व्यवसाय के इतिहास में सन 1494 वर्ष अत्यंत ही सही रहा था। इस वर्ष यानी 1494 में हिसाब किताब लेखन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। इटली देश के वेनिस शहर के निवासी लुकास पेसियोली ने इस वर्ष दोहरा लेखा प्रणाली की स्थापना को जन्म दिया था। यानी 1494 के अंतर्गत इटली देश के वेनिस शहर के निवासी लुकास पेसियोली ने डबल एंट्री सिस्टम को लागू किया था। तो ये एग्जाम में आने के पूरे चांसेज है। किस देश के निवासी यानी लुकास पेसियोली ने डबल एंट्री सिस्टम को लागू किया था। अगला है, यह प्रणाली धीरे धीरे व्यापारिक संस्थाओं में प्रसिद्धि पा गई थी, लेकिन लेखा व्यवसाय के क्षेत्र में वास्तविक क्रांति सर्वप्रथम 1844 में आई, जबकि इंग्लैंड के कंपनी विधान द्वारा कंपनियों के लिए चिट्ठा यानी बैलेंस शीट बनाने और उसका अंकेक्षण कराने को वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों, यानी वास्तविक क्रांति सर्वप्रथम 1844 में आई थी। कब आई थी? 1844 में। इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए इंग्लैंड में 11 मई 1880, दोस्तों याद रखना, यानी 11 मई 1880 को चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की स्थापना हुई, जिसका कार्य योग्य लेखापाल अथवा योग्य अंकेक्षक तैयार करना था। यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इंग्लैंड में कब स्थापित हुआ, तो 11 मई 1880 को हुआ था। अगला है, इम्पोर्टेंट है, भारत में लेखा व्यवसाय का इतिहास काफ़ी पुराना है, लेकिन इस व्यवसाय को वर्तमान स्वरूप हाल ही में मिला है। इस व्यवसाय के संगठित रूप में विकास का सूत्रपात कंपनी अधिनियम 1886 के प्रादुर्भाव के साथ साथ हुआ है। वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 लागू हो गया है। इसी अधिनियम के अंतर्गत ही कंपनियों को अपने लेखे जोखे रखने होते हैं तथा उनका अंकेक्षण भी इसी एक्ट के अंतर्गत होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में सर्वप्रथम 1886 में एक ऑडिट का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था तथा लेटेस्ट वर्ष 2013 के अंतर्गत नया कंपनी एक्ट लागू हुआ था। उससे पहले 1956 एक्ट प्रभावी था। तो जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत नियमों के अनुसार लिए जाते हैं। अब बात करते हैं अंकेक्षण पेशे का क्रमिक विकास किस तरीके से हुआ था। देखिए, समय के साथ साथ परिस्थितियों में परिवर्तन होने से कंपनी अधिनियम में लगातार नए प्रावधानों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी। यानी समय चेंज होता है तो ऑटोमेटिक हर चीज़ में समायोजन करना आवश्यक होता है। तो 1860, 1866, 1882 और 1913 तथा 1956 में निरंतर एक नया कंपनी एक्ट प्रभाव में लाए गए थे। यानी पहला 1860, 66, 82, 13 और 56 में लागू हुए थे। वर्तमान में हमारे देश में कंपनी एक्ट 13 लागू है। तो दोस्तों, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि 2013 से पहले कौन सा एक्ट प्रभावी था, तो 2013 से पहले 1956 वाला एक्ट प्रभावी था। अगला है, यह अंकेक्षण उस अंकेक्षक द्वारा किया जाता था जिसे स्थानीय सरकार द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त होता था, जिसे स्थानीय सरकार द्वारा दिया जाता था। यानी जब ये स्वतंत्र भारत से पहले जो 1956 से पहले जो एक्ट था
उससे पहले जो कार्य अंकेक्षक द्वारा किया जाता था वो स्थानीय सरकार द्वारा एक परीक्षा आयोजित करवाई जाती थी, तो उस परीक्षा को जो पास करता था उसको एक प्रमाण पत्र दिया जाता था, तो वह ऑडिटिंग का कार्य करने के लिए योग्य था। अब बात करते हैं अंकेक्षण और आश्वासन मानक बोर्ड यानी AASB, अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी ICAI, जो कि IFAC का सदस्य है, ये एक वर्ल्ड संस्था है जो अकाउंटिंग के कार्य करती है, उनके लिए है, और यह IFC द्वारा जारी सिद्धांतों एवं नियमों के क्रियान्वयन में कार्य करने के लिए वचनबद्ध है। भारतीय चार्टर्ड संस्थान यानी ICAI ने वर्ष 1982 में अपनी अंकेक्षण अभ्यास परिषद का गठन किया था, यानी ICAI ने 1982 में अपनी अंकेक्षण अभ्यास परिषद यानी APC ऑडिटिंग प्रैक्टिस काउंसिल का गठन किया था। अंकेक्षण अपना अभ्यास परिषद का मुख्य कार्य वर्तमान अंकेक्षण अभ्यासों के बारे में दिए गए मानकों का पुनर्मूल्यांकन करना तथा मानक अंकेक्षण अभ्यासों के कथन का विकास करना है, जिससे कि संस्थान के विद्वानों की परिषद द्वारा जारी किया जाएगा। यानी इस APC का मुख्य कार्य वर्तमान अंकेक्षण अभ्यासों के बारे में दिए गए मानकों का, नियमों का, रेगुलेशंस का मूल्यांकन करना है तथा उस मूल्यांकन के अनुसार उनका विकास का कार्य करना है। अगला साथियों, जुलाई 2002 में अंकेक्षण व्यवहार समिति यानी APC को संस्थान की परिषद द्वारा अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड में परिवर्तित किया जा चुका है, ताकि यह अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समकक्ष आ सके, यानी यह अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के इक्विवेलेंट आ सके। अगला है, फिर पुनः 2007 में मानकों में संशोधन किया गया था तथा वर्तमान में ICAI यानी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की परिषद ने AAS का नाम बदलकर पुनः SAS यानी SAS अंकेक्षण मानक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग कर दिया गया है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग कर दिया गया है साथियों। अगला है, अब क्या प्रोसेस थी पहले वाली वो देखते हैं। सरकार को एक प्रार्थना पत्र देना पड़ता था, यानी जो ऑडिट का सर्टिफिकेट लिया जाता था उसमें क्या सिस्टम था देखते हैं। पहले कंपनी एक्ट 1913 की धारा 144(2) के अनुसार काउंसिल का गवर्नर जनरल इस प्रकार के प्रमाण पत्रों से संबंधित नियम बनाता था, यानी जब अंग्रेजों का समय था भारत के अंदर, उस समय के नियम है ये, तब वही प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण तथा रद्द करने का कार्य करता था। उसी समय मुंबई की सरकार ने एक योग्यता परीक्षा आरंभ की, यानी उसी समय 1913 में मुंबई की सरकार ने एक योग्यता परीक्षा आरंभ की जिसका नाम GDA यानी गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी था। क्या था? गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी था, तथा कुछ संशोधन करके इसकी कमियों को दूर किया गया था तथा इस पेशे से संबंधित सभी अधिकार व नियंत्रण केंद्रीय सरकार को सौंप दिए गए थे। अब कंपनी के अंकेक्षण योग्य अंकेक्षकों को प्रमाण पत्र देने का कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी। अगला है, इन सभी संशोधनों के साथ वर्ष 1932 में एक अंकेक्षण बोर्ड बनाया गया तथा अंकेक्षण प्रमाण पत्र नियम भी जारी किए गए। लेकिन 1949 यानी 1 जुलाई 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम बन जाने पर अंकेक्षण बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। तो देखिए, याद रखना दोस्तों, ICAI की स्थापना कब हुई थी? एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेज है। यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई थी। ICAI की स्थापना होने के पश्चात जो पहले वाले रूल्स रेगुलेशन थे, जो GDA था, तो स्थानीय सरकारों से प्रमाण पत्र मिलता था, उन सभी को समाप्त कर दिया गया तथा एक स्थायी बोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का गठन 1 जुलाई 1949 को कर दिया गया था। दोस्तों, ये तो थी अंकेक्षण की क्रमिक विकास। अंकेक्षण कैसे हुआ, कब हुआ, किस देश में हुआ, किसके द्वारा हुआ, भारत में कैसे हुआ, कब कंपनी एक्ट लागू किया गया है, क्या क्या संशोधन किए गए हैं, किन के द्वारा किया गया है, कौन प्रमाण पत्र देता था, आदि चीज़ों को हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं दोस्तों बुक कीपिंग, लेखा शास्त्र और अंकेक्षण में सहसंबंध, यानी डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, यानी पुस्तपालन, लेखा शास्त्र और अंकेक्षण में क्या सहसंबंध होते हैं। अब देखिए दोस्तों, पुस्तपालन क्या होता है कि बुक कीपिंग के अंतर्गत सर्वप्रथम जो व्यापार के ट्रांजैक्शन किए जाते हैं उनका लेखा किया जाता है, उसे पुस्तपालन कहते हैं। जो बहियों में लेखा किया जाता है उसे। देखिए, व्यापारिक व्यवहारों को हिसाब किताब की बहियों में लिखने की कला को पुस्तपालन कहते हैं। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है कि
पुस्तपालन किसे कहते हैं कि व्यापारिक व्यवहारों को हिसाब किताब की बहियों में लिखने की कला को ही बुक कीपिंग कहते हैं। अब ये परिभाषा आप याद रखना, आ सकती है एग्जाम में। कोहलर के अनुसार एक पूर्व वैचारिक योजना के अनुसार एक व्यवहार के विश्लेषण, वर्गीकरण तथा लेखन की प्रक्रिया को पुस्तपालन कहते हैं। इसके अंतर्गत क्रय बही आती है, विक्रय बही आती है, परचेज रिटर्न बही आती है, सेल्स रिटर्न आती है, कैश बुक आती है, बिल्स रिसीवेबल आती है, बिल्स पेबल आती है, मुख्य जनरल आती है आदि में लेखा करना एवं आरंभिक बहियों से खाता बही में खतौनी करना और उनका शेष निकालने का कार्य किया जाता है बुक कीपिंग के अंतर्गत। अब बात करते हैं अकाउंटेंसी के अंतर्गत क्या होता है। देखिए साथियों, इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य आते हैं। पहला होता है पुस्तपालन से प्राप्त हुई लेखों का तलपट तैयार करना। जो पुस्तपालन के अंतर्गत अपने ट्रांजैक्शनों की एंट्री की थी, उनसे जो सूचनाएं प्राप्त हुई है, उन सूचनाओं के माध्यम से लेखों का तलपट तैयार किया जाता है। व्यापारिक समय के अंत में होने वाले समायोजनों, यानी जो फाइनल अकाउंट्स बन जाते हैं, उसमें जो कोई भी यदि समायोजन करना हो या मूल सुधार संबंधी लेखे किए जाते हैं। अंतिम खाते तैयार करना, अंतिम खातों की समीक्षा करना यानी उनका रिव्यू करना, ये कार्य लेखाशास्त्र के अंतर्गत किए जाते हैं। इस प्रकार जहाँ पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है, वहाँ से लेखाक्रम आरंभ होता है। दोस्तों याद रखना, यानी जहाँ बुक कीपिंग का कार्य समाप्त हो जाता है, वहाँ से लेखाक्रम कार्य स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। इस कार्य को करने वालों को लेखापाल या लेखाकार कहा जाता है। यानी जो ये कार्य करता है पुस्तपालन का, उसे क्या कहते हैं? अकाउंटेंट या लेखापाल कहते हैं। जहाँ पर लेखाक्रम या लेखा कार्य पूर्ण हो जाता है, वहाँ अंकेक्षण आरंभ हो जाता है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी पुस्तपालन समाप्त होने पर तो लेखाशास्त्र आरंभ होता है। जहाँ लेखाशास्त्र समाप्त हो जाता है, वहाँ पर स्वतः ही ऑडिट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये याद रखना, इन तीनों में ये संबंध होता है। अब आगे बात करते हैं ऑडिटिंग। अब बात करते हैं ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण क्या होता है। दोस्तों देखो, अंकेक्षण का अंग्रेजी पर्याय यानी अंकेक्षण का अंग्रेजी पर्याय ऑडिटिंग लैटिन भाषा के ऑडिरे शब्द से लिया गया है। दोस्तों याद रखना, निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा, पिछली बार भी आया था। ऑडिटिंग किस भाषा से लिया गया है? ऑडिटिंग लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है और ऑडिरे शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? सुनना, यानी टू हियर। ये जो मैंने गोले किए हैं इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में निश्चित रूप से आएंगे। ऑडिट का क्या अर्थ है, ऑडिटिंग किस भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ क्या होता है। यानी ऑडिटिंग लैटिन भाषा के शब्द से ऑडिरे से लिया गया है तथा इसका शाब्दिक अर्थ सुनना, टू हियर होता है। अब देखिए, प्राचीन काल में मिस्र, यूनान तथा रोमन साम्राज्यों में राजकीय कोषों का हिसाब किताब रखने के लिए चतुर लेखापालों की नियुक्ति की जाती थी। ये लेखापाल उस हिसाब किताब को एक न्याय संबंधी अधिकारी के सामने पढ़ते थे। यह अधिकारी उस हिसाब किताब को सुनकर अपना निर्णय देता था। प्राचीन युग की इस सुनने की क्रिया को ही अंकेक्षण का उद्गम माना जाता था। यह प्रथा विशेष रूप से बड़े बड़े धनियों एवं जागीरदारों में भी प्रचलित थी। देखिए दोस्तों, ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया कि इसका इतिहास कैसे हुआ था। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की, यानी इसकी सर्वांगीण परिभाषा क्या है। अंकेक्षण किसी संस्था की लेखा पुस्तकों की ऐसी विवेचनात्मक जांच है जो प्रमाणकों एवं अन्य सूचनाओं के आधार पर एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा बुद्धिमत्तापूर्ण की जाती है। यानी एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा बुद्धिमत्तापूर्ण की जाती है और जिसका उद्देश्य यह रिपोर्ट देना होता है कि एक निश्चित समय के लिए बनाया गया लाभ हानि खाता उस समय के लिए उस संस्था का सही लाभ अथवा हानि तथा एक निश्चित तिथि को बनाया गया उस संस्था का चिट्ठा उस तिथि पर उस संस्था की सही आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है अथवा नहीं। ये तो हो गई अंकेक्षण की परिभाषा। अब बात करते हैं पुस्तपालन, लेखाशास्त्र और अंकेक्षण में अंतर। अब पहले तो अपने सहसंबंध पढ़ा था कि बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग में क्या सहसंबंध होता है, क्या को रिलेशन होता है। अब बात करते हैं इसके अंदर मेजर डिफरेंस क्या क्या होते हैं। देखिए, पहले लेखाशास्त्र शब्द का प्रयोग एक विस्तृत अर्थ में किया जाता था। इसको तीन भागों में निम्नलिखित प्रकार से डिवाइडेड किया गया है। एक पहला भाग तो होता है इसका व्यवहारिक भाग यानी प्रैक्टिकल पार्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। दूसरा भाग होता है इसका सैद्धांतिक भाग और थर्ड एंड लास्ट भाग होता है इसका आलोचनात्मक भाग, यानी प्रैक्टिकल पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट एंड प्रैक्टिकल पार्ट। अब विस्तार से चर्चा करते हैं कि व्यवहारिक भाग तो क्या होता है, सैद्धांतिक भाग क्या होता है, आलोचनात्मक भाग क्या होता है। देखिए दोस्तों, व्यवहारिक भाग को तो कहते हैं अपन पुस्तपालन, सैद्धांतिक भाग को कहते हैं अकाउंटेंसी और आलोचनात्मक भाग को कहते हैं ऑडिटिंग। ये आप ध्यान रखना। अब देखते हैं इनको। जैसे जैसे व्यापार विस्तृत हुआ और बहुत अधिक संख्या में सौदे होने लगे, इन तीनों भागों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। यानी जब व्यापार का विस्तार हुआ तो समय की परिस्थितियों, सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इनको
डिवाइडेड कर दिया गया। और लेखाक्रम का व्यवहारिक भाग मैंने बताया था ना आपको, लेखाक्रम का व्यवहारिक भाग तो बुक कीपिंग हो गया, सैद्धांतिक भाग अकाउंटेंसी हो गया तथा आलोचनात्मक भाग ऑडिटिंग हो गया। यानी आलोचनात्मक भाग में रिव्यू किया जाता है, उसकी कमियों को ढूंढा जाता है, उसे ऑडिटिंग कहा जाने लगा। अब बात करते हैं बुक कीपिंग एवं लेखाशास्त्र में अंतर की। पहला अंतर का आधार पुस्तकालन लेखाशास्त्र। इनमें अंतर क्या क्या होता है देखिए दोस्तों। अर्थ यानी आरंभिक पुस्तकों में व्यवहारों को लिखना और उनकी खतौनी करना पुस्तकालन का पहला कार्य होता है, जबकि लेखाशास्त्र इन खातों से लाभ हानि P&L अकाउंट और चिट्ठा बनाना, आवश्यक समाधान करना तथा उनका विश्लेषण करने का कार्य करता है। यानी पुस्तकालन में तो व्यवहार होते ही एंट्री की जाती है, पोस्टिंग की जाती है, और लेखाशास्त्र में इन खातों से इन जो व्यवहारों के माध्यम से P&L अकाउंट तैयार किया जाता है, चिट्ठा बनाया जाता है तथा अंतिम समायोजन तथा उनका विश्लेषण करने का कार्य किया जाता है। कार्य जनरल में लेखा करना, खतौनी करना, जोड़ लगाना, शेष निकालना, जबकि लेखाशास्त्र पुस्तकालन कार्य की जांच करना, तलपट, लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा बनाना, समायोजन करना, भूल सुधार रेक्टिफिकेशन करना, विश्लेषण करना आदि होता है। अब उद्देश्य पुस्तकालन का उद्देश्य हिसाब किताब रखने के लिए होता है, जबकि अंतिम खातों की तैयारी करके उनका विश्लेषण करना तथा भावी योजनाओं के लिए आवश्यक सूचनाएं तैयार करने का कार्य लेखाशास्त्र में किया जाता है। अगला साथियों ये कंटिन्यू है। उत्तरदायित्व देखो किस किस का क्या क्या उत्तरदायित्व होता है। यानी पुस्तपालक लेखाक्रम के लिए उत्तरदायी नहीं है, यानी पुस्तपालक अकाउंटेंसी के कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, क्योंकि उसका कार्य सिर्फ व्यवहार होते ही खाता बहियों में एंट्री करने का कार्य होता है। जबकि लेखापालक पुस्तपालक के कार्य के लिए भी उत्तरदायी होता है कि अकाउंटेंट को ये भी देखना होता है कि क्या पुस्तपालन में जो एंट्री की गई है वो औचित्य है, उसका एंट्री करने का नहीं है, क्या एंट्री सही की गई है, क्या गलत की गई है, इन चीज़ों को देखने का कार्य अकाउंटेंट का होता है। आरंभ कब होती है? व्यापारिक व्यवहार होते ही पुस्तकालन आरंभ हो जाता है। यानी जब भी अपन ने कोई भी माल खरीदा, कोई भी ट्रांजेक्शन किया व्यापार में, तब ये पुस्तकालन का कार्य उसी समय स्टार्ट हो जाता है। जबकि पुस्तकालन का कार्य पूर्ण हो जाने पर अकाउंटेंसी का कार्य आरंभ होता है। और वैधानिक नियमन क्या होता है? देखिए वैधानिक नियमन नाम मात्र का होता है, इसमें किसी प्रकार रूल्स रेगुलेशन नहीं चलते हैं पुस्तकालन में, जबकि अकाउंटेंसी के अंतर्गत वैधानिक नियमन अत्यधिक होता है। इसको द्वारा लेखा सिद्धांतों और जो ICAI द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, जो अकाउंटिंग रूल्स है, रेगुलेशन है, उनके हिसाब से कार्य करना होता है। अब अगली बात, ये तो अध्ययन कर लिया आपने पुस्तकालन और लेखाशास्त्र के में। अब बात करते हैं पुस्तकालन में अंकेक्षण में मेजर डिफरेंस क्या होते हैं। देखिए जहाँ पुस्तकालन समाप्त होता है वहाँ लेखाशास्त्र आरंभ होता है दोस्तों, और जहाँ लेखाशास्त्र समाप्त होता है वहाँ पर ऑडिटिंग का कार्य आरंभ होता है। यह मैंने आपको बता दिया, पर आपको पुनः बता रहा हूँ, अब याद रखें इस चीज़ को। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है? आरंभिक पुस्तकों से व्यवहारों को लिखना और खतौनी करना, ये तो पुस्तकालन में होता है। अब अंकेक्षण में पुस्तपालकों द्वारा किए गए कार्य की जाँच करने का कार्य किया जाता है। योग्यता, सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति भी बुक कीपिंग का कार्य कर सकता है, जबकि इस कार्य के लिए विशिष्ट योग्यता और प्रशिक्षण चाहिए, यानी CA होना चाहिए व्यक्ति। उद्देश्य व्यवहारों का लेखा रखने का कार्य होता है, जबकि लेखे की शुद्धता की जांच की जाती है। कार्य की प्रकृति व्यवहारिक क्रिया होती है, जबकि आलोचनात्मक में विश्लेषणात्मक क्रिया होती है। इसमें आलोचना की जाती है, आलोचना में जो कमियां पाई जाती हैं उनका विश्लेषण किया जाता है तथा उनको सुधार करने के प्रयास किए जाते हैं। ये आरंभ कब होता है? देखिए ये व्यापारिक व्यवस्थाओं के होते ही, यानी व्यापारिक व्यवहारों या ट्रांजैक्शन के होते ही पुस्तकालन कार्य शुरू हो जाता है, जबकि पुस्तकालन एवं लेखाक्रम संपूर्ण हो जाने पर ऑडिटिंग का कार्य आरंभ होता है। यानी 2 स्टेप कंप्लीट होने के पश्चात ऑडिट का कार्य आरंभ होता है। वैधानिक नियमन देखिए इसमें वैधानिक नियमन नाम मात्र का होता है, वैधानिक नियमन नहीं होता अपनी बुक कीपिंग के अंतर्गत। जबकि ऑडिटिंग के अंतर्गत अंकेक्षणों की नियुक्ति, अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, कार्यप्रणाली एक्सेट्रा विधान द्वारा शासित होते हैं। यानी जो विधान में नियम बनाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, उन कानूनों के नियमों के अनुसार चलना होता है। अगला साथियों रिपोर्ट किसको दी जाती है? देखिए पुस्तपालक द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं दी जाती, यानी बुक कीपर द्वारा किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं दी जाती है, जबकि अंकेक्षक द्वारा कार्य पूर्ण होने पर रिपोर्ट दी जाती है। ये हमने ऑडिट की अंतिम वीडियो चीज़ों में पढ़ रखा है, आपको पता होगा, आपने वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा तो पुनः देखें। अब बात करते हैं कर्मचारी या भाग व्यक्ति हैं, यदि कर्मचारी होता है या भाग व्यक्ति होता है, ये देखते हैं। देखिए पुस्तपालन का कार्य संस्था के कर्मचारी द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना कि पुस्तपालन का कार्य संस्था के कर्मचारी द्वारा ही किया जाता है, जबकि अंकेक्षण का कार्य जो वर्क किया जाता है वह संस्था के बाहर के व्यक्तियों द्वारा अनुबंध के आधार पर संपन्न किया जाता है। दोस्तों याद रखना ऑडिटर बाहरी व्यक्ति द्वारा कार्य किया जाता है ऑडिटिंग का, जबकि बुक कीपिंग का कार्य संस्था के कर्मचारी द्वारा ही किया जाता है।
अब बात करते हैं अपन ये तो अपने अंतर कर लिया। अब बात करते हैं अकाउंटेंसी और अंकेशन में अंतर की। देखिए, यानी लेखाक्रम और अंकेशन में क्या क्या अंतर होते हैं। यानी लेखाक्रम का संबंध व्यापारिक व्यवहारों के पुस्तकों में लेखन कार्य की देखभाल करने व लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा बनाने से है। ठीक है साथियों। जबकि अंकेशन का संबंध यह जानकारी प्राप्त करने से है कि व्यापारिक व्यवहार पुस्तकों में ठीक लिखे गए हैं अथवा नहीं, तथा लाभ हानि विवरण एवं चिट्ठा सही व उचित है अथवा नहीं। यानी ऑडिटर द्वारा अकाउंटिंग कार्य होने के पश्चात यह देखा जाता है कि जो संस्था द्वारा P&L अकाउंट, बैलेंस शीट समायोजन किए गए हैं, क्या वो सही है या गलत है, या क्या उनका औचित्य सही था या नहीं था, या नियमों के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन चीज़ों का कार्य अंकेशन द्वारा किया जाता है, अंकेक्षक द्वारा किया जाता है। अब बात करता है, अगला पॉइंट है लेखाक्रम एक व्यावसायिक संस्था के कर्मचारी द्वारा दी गई हिसाब किताब की एक लेखन क्रिया है, जबकि अंकेक्षण प्राय इस लेखन क्रिया की स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा की गई एक जांच है। ठीक है, यानी अंकेक्षण एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा किया जाता है। जब अंकेक्षक अपना कार्य आरंभ करता है तो लेखाक्रम का कार्य करीब करीब पूरा हो चुका है होता है। दोस्तों, पहले अभी बताया था आपने को कि ऑडिटिंग कब स्टार्ट होता है, जब लगभग अकाउंटेंसी का कार्य, लेखा शास्त्र का कार्य पूर्ण हो जाता है, यानी फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, उसके पश्चात ऑडिटिंग का कार्य आरंभ किया जाता है। लेखापाल लेखा पुस्तकों की सहायता से अंतिम खाते बनाता है, जबकि अंकेक्षक को अपना कार्य करने के लिए उन पुस्तकों के भी पीछे जाना पड़ता है। ये अंकेक्षक को यह देखना होता है कि संबंधित व्यवहारों का क्या औचित्य था या नहीं था, ये भी उसे देखना होता है। वह पुस्तकों की शुद्धता की जांच करने के लिए उनमें लिखे गए व्यवहारों की तह तक जाता है। इसके लिए उसे कई प्रकार के प्रमाणकों यानी वाउचर्स एवं प्रपत्रों, डॉक्यूमेंटेशन की सहायता भी लेनी पड़ती है। लेखापाल लेखाक्रम के सर्वोत्तम तरीकों एवं सिद्धांतों से परिचित होता है। यानी जो लेखापाल होता है लेखाक्रम के सर्वोत्तम तरीकों सिद्धांतों से परिचित होता है और वह इन्हें अपनी संस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालकर व्यवहार में लेता है। जो संस्था की परिस्थितियाँ होती है उसके हिसाब से वो व्यवहारों में नियमों का उपयोग करता है। अब दोस्तों बात करते हैं अंकेक्षण का अनिवार्य होना। यानी अंकेक्षण अनिवार्य क्यों है, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, इसका महत्व क्या है, इसका लाभ क्या है, क्यों जरूरी है, ये देखिए। यानी कंपनी के लिए अंकेक्षण की आवश्यकता होती है, ट्रस्ट के लिए भी अंकेक्षण की आवश्यकता होती है कि कंपनी के अंतर्गत जितने शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने अपनी पूंजी लगा रखी है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उनको भी शेयर होल्डर जब भी पैसा लगाएंगे जब कंपनी समय पर ऑडिट करवाएगी, उनको पता चलेगा कंपनी कितना रिटर्न दे रही है, कितना नहीं दे रही है, प्रॉफिट में है या लॉस में है, कंपनी का वर्चस्व मार्केट में कैसा है। इन सभी चीज़ों के लिए ऑडिट होना अनिवार्य है। ट्रस्ट के लिए भी उसी तरीके से सार्वजनिक समितियों के लिए अंकेक्षण की आवश्यकता होती है, सार्वजनिक निगमों एवं सरकारी डिपार्टमेंट्स के लिए अंकेक्षण की आवश्यकता होती है, फर्म के लिए भी आवश्यकता होती है, एकल स्वामित्व वाला व्यापार होता है उसके लिए भी आवश्यकता होती है, सही एवं समुचित की अवधारणा को पूरा करने के लिए भी ऑडिट करवाया जाना आवश्यक होता है। अब बात करते हैं सही एवं समुचित की अवधारणा क्या होती है। दोस्तों देखो, अंकेक्षण में आधारभूत अवधारणा है, यानी दोस्तों याद रखना, पूछ ले एग्जाम क्वेश्चन तो, यानी सही एवं समुचित की अवधारणा यानी अंकेक्षण में आधारभूत अवधारणा है। अंकेक्षक की इस रिपोर्ट में सही एवं समुचित वाक्यांश जिसे अंकेक्षक द्वारा अपनी राय सुस्पष्ट की जाती है कि क्या उस उद्यम की परिस्थितियां तथा परिणाम जिन्हें उसके द्वारा अंकेक्षण की प्रक्रिया में याद किया गया था वह लेखों का सही एवं समुचित रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगला, अंकेक्षण के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट क्या है, यानी अंकेक्षण किस लिए किया जाता है, इसका मेन पर्पज क्या है। देखिए, कोई भी कार्य किया जाता है उद्देश्य निर्धारित करने के पश्चात किया जाता है, बगैर उद्देश्य के लिए कोई कार्य नहीं होता है साथियों। जैसा कि आप अभी तैयारी कर रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट या टीयर एग्जाम की, तो आपका भी उद्देश्य है कि मुझे भी पढ़ लिख के नौकरी लगना है, सर्विस में जाना है, मेरा नाम कमाना है, अच्छी लाइफ जीनी है, समाज में मेरी रेपो बनानी है, यह भी आपका उद्देश्य है। तो इसी तरीके से ऑडिट का भी उद्देश्य होता है। अब देखिए, पहला उद्देश्य क्या है, अंतिम खातों की सच्चाई एवं शुद्धता की जांच करने के लिए तैयारी किया जाता है, अशुद्धियों रेक्टिफिकेशन का पता लगाने के लिए, कपट का पता लगाना, अकपट एवं अशुद्धियों को रोकने के लिए, प्रबंधकों को सलाह देने के लिए, कंपनी की सही वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों लेखा पुस्तकों में अशुद्धियां एवं व्यवसायिक कपट क्या होता है, क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, कि ये जानबूझकर किया जाता है
या अनजाने में होता है, क्यों किया जाता है, ये सब चीज़ें देखेंगे। देखिए, मनुष्य दोषशील है, यानी टू एरर इज ह्यूमन, यानी मनुष्य दोषशील है, अतः गलतियां होना स्वाभाविक है। लेखा पुस्तकों में जहाँ हजारों व्यवहारों का लेखा किया जाता है, छोटी छोटी अशुद्धियों का होना असंभव नहीं बनाया जा सकता, चाहे कितनी सावधानी से कार्य किया जाए। देखिए, मानव एक प्राणी है, गलतियाँ अपन से अपनी लाइफ में होती रहती है, चाहे अपन जानकर भी नहीं करते, बगैर अनजाने में हो ही जाती है। अब व्यापार के अंतर्गत हजारों प्रकार के व्यवहार होते हैं, तो हजार प्रकार को व्यवहार करेगा तो एक आम आदमी या इंसान द्वारा गलती होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार व्यवसाय में चाहे कितनी ही होशियारी से कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए अथवा उन पर चाहे कितना ही कुशल नियंत्रण रखा जाए, फिर भी कपट अथवा गबन की संभावना को पूर्णतः निर्मूल नहीं किया जा सकता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि आप संस्था में कितने होशियार व्यक्तियों को नियुक्त करें, कितने पढ़े लिखे, वेल ग्रेजुएट, एक्सपर्ट, जो प्रशिक्षण ले रखा है उनको नियुक्त करें, बड़े डिग्री होल्डर लोगों को नियुक्त करें, फिर भी गलतियां या कपट होने से रोका नहीं जा सकता है। उनके लिए बड़ी सावधानी अपनानी होती है। अब बात करते हैं दोस्तों, अशुद्धियां एवं गबन क्या होता है। देखिए, एरर्स एंड फ्रॉड्स क्या होता है। देखिए, अशुद्धियां, देखिए दोस्तों, अशुद्धियां 5 प्रकार की होती है। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस तो है, बट मेन पॉइंट ये टॉपिक आपका लेखा शास्त्र एंड अकाउंटेंसी के अंतर्गत चलेगा, जो आपको हम विस्तार से पढ़ाएंगे वहाँ पे प्रैक्टिकल रूप से। देखिए, सैद्धांतिक अशुद्धि, दूसरी होती है भूल की, तीसरी क्षतिपूरक, दोहराव की, हिसाब की। देखिए, सैद्धांतिक अशुद्धि मोटा मोटा बता देता हूँ मैं। जैसे कोई आयगत व्यय हुआ है, आयगत प्राप्ति है, उसको पूंजीगत मान लेना। भूल की अशुद्धि, किसी एंट्री में लिख को भूल जाना। क्षतिपूरक अशुद्धि, यानी क्षतिपूरक अशुद्धि का मतलब यह है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आपने राम को डेबिट 100 रुपये से करना था, फिर उसको आपने क्रेडिट डेबिट की जगह क्रेडिट 100 से कर दिया, जबकि शाम को आपको क्रेडिट 500 से करना था, तो आपने उसको क्रेडिट नहीं करके राम को 500 से कर दिया और उसको दिया इतने रुपये से कर दिया, यानी उस अशुद्धि पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। दोहराव की अशुद्धि, किसी एंट्री की आपने 2 बार एंट्री कर दी तो उससे आपको ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। जब अगला हिसाब की अशुद्धि, हिसाब की अशुद्धि के अंतर्गत आपको किसी एंट्री की, जैसे राशि 5,000 का माल खरीदा, लेकिन आपने गलती से उसको 500 रुपये की एंट्री कर दी, तो ये हो गई हिसाब की अशुद्धि। और डीआर में 500 लिख दिया, सीआर में 500 लिख दिया, उससे ट्रायल बैलेंस तो आपका मिल जाएगा, लेकिन अशुद्धि को पकड़ना कठिन होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, अगला है गबन, फ्रॉड। यानी फ्रॉड कैसे होता है। देखिए, एक रोकड़ का गबन होता है, माल का गबन होता है, संपत्तियों का गबन होता है, सुविधाओं का गबन होता है, श्रम का गबन होता है और हिसाब में गड़बड़ी का। ठीक है, गबन में मोटा मोटा देखते हैं। रोकड़ का गबन कैसे होता है। देखिए साथियों, आप जो कर्मचारी संस्था में कार्य कर रहा है, मान को वो कैशियर है, उसको कैशियर का चार्ज दे रखा है, तो व्यापार में दिन प्रतिदिन में हजारों व्यवहार होते हैं, हजारों व्यवहारों में हजारों रुपयों का कैश प्राप्त होता है, तो कैशियर द्वारा रोकड़ का जब्त कर लेना, गबन कर लेना, यह रोकड़ गबन होता है। माल का गबन, व्यापार के अंतर्गत जो माल होता है उसको बेचने के उद्देश्य से कार्य किया जाता है, तो किसी कर्मचारी द्वारा तो उस व्यापार का माल है उसको हड़प लेना है, चोरी कर लेना। संपत्तियों का गबन, जैसे व्यापार में कोई संपत्ति है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, उनको अपने घर ले जाना या निजी उपयोग करना। सुविधाओं का गबन, जैसे मान को चलो व्यापार के अंदर लैपटॉप है, उस लैपटॉप को आप घर ले जाके या ऑफिस में अपना निजी ऑफिस के कार्य के साथ साथ निजी कार्य भी करना, कि वो उसका उद्देश्य ये नहीं था कि आपका निजी कार्य के लिए आपको वो चीज़ प्रोवाइड करवाई गई है, वो सिर्फ ऑफिस कार्य के लिए ही है, लेकिन आप द्वारा उस चीज़ का उपयोग अपने निजी कार्य में कर रहे हैं। श्रम का गबन में आप द्वारा जो आपको कार्य दिया गया है उसका आप समय पर संपादन नहीं कर रहे हो, वो भी श्रम का गबन होगा। व्यापार में हिसाब की गड़बड़ी कर रहे हो, व्यापार के अंतर्गत कोई भी चीज़ है इतने रुपए की है, आप उसको कम रुपए में दिखा रहे हो, ऊपर वाले पैसे हड़प रहे हो, आदि चीज़ें होती है। अब बात करते हैं दोस्तों, अशुद्धियाँ, एरर एंड फ्रॉड में क्या बेसिक अंतर होते हैं। देखिए, अशुद्धियाँ एवं कपटपूर्ण व्यवहार एक दूसरे से पृथक है। देखिए दोस्तों, अशुद्धियाँ एवं कपट दो एक दूसरे से बिल्कुल पृथक है। यदि इनमें कोई समानता है तो वह केवल इतनी सी है कि दोनों ही की विद्यमानता संस्था के लिए लाभ हानि विवरण चिट्ठी के सही एवं उचित स्वरूप को छिपा लेते हैं। इन दोनों में प्रमुख अंतर यह है। देखिए दोस्तों, अब इनमें इन चीज़ों को पढ़ने से पहले अपन ये देखेंगे कि अशुद्धियाँ क्यों होती है, कौन करता है, किसके द्वारा की जाती है, कैसे होती है, क्या उद्देश्य होते हैं इसके पीछे,
क्या इंटेंशन होता है और गबन में क्या इंटेंशन होता है, इन चीज़ों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, ज्ञान यानी अशुद्धियाँ करने वाले व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है, अनजाने में होती है, जबकि गबन करने वाले व्यक्ति को इसका पता होता है। इरादा, अशुद्धियों का कोई इरादा नहीं होता है। जैसे अपन से गलती होती है तो अपना कोई इंटेंशन थोड़ा होता है कि आपने गलती करी है, तो जाने अनजाने में हो जाती है। इस तरीके से अशुद्धि का कोई इरादा नहीं होता है, जबकि गबन करने वाले को पहले से ही ये निर्णय बना रखता है कि मुझे गबन करना है। योजना, पहले से कोई योजना नहीं बनती है, जबकि गबन में ऐसी योजना पहले से कपटी तैयार रखता है। इसमें अगला है परिणाम। ये गलतियों का परिणाम निश्चित नहीं होता। देखिए साथियों, गलतियों का परिणाम निश्चित नहीं होता। लाभ भी हो सकता है, आपको हानि भी हो सकती है, या कुछ भी प्रभाव नहीं पड़े। जबकि गबन का परिणाम दोस्तों निश्चित होता है। एक पक्ष को हानि होगी, दूसरे पक्ष को लाभ होगा। यानी कंपनी को तो हानि होगी, जबकि जो कपट कर रहा है, गबन कर रहा है, उसको लाभ अवश्य होगा। अपराध की गहनता, यानी जो अशुद्धियाँ होती है उसमें कोई अपराध नहीं होता है, यानी एक क्षम्य होता है, इसको माफ किया जा सकता है। जबकि गबन अपराध की श्रेणी में आते हैं तथा इसे किसी प्रकार से माफ नहीं किया जा सकता है। कारण, अशुद्धियाँ प्राय सावधानी में बरतने के कारण होती है। देखिए, अशुद्धियाँ क्यों होती है कि अपन तो लापरवाही से कार्य करते हैं, मन लगाई कार्य नहीं करते हैं, जल्दबाजी में करते हैं, तो उससे अशुद्धियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि गबन बिना सावधानी के किया ही नहीं जा सकता। देखिए दोस्तों, गबन एक सोची समझी साजिश होती है, पहले से प्लानिंग की जाती है किस तरीके से अपना फ्रॉड करना है, तो गबन बिना सावधानी के किया ही नहीं जा सकता है। गबन करने वाला बहुत ही चतुर बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य करता है। खोज, इसको कैसे खोजा जाता है? एक खोजना ढूंढना आसान होता है। देखिए दोस्तों, गलतियाँ स्वाभाविक रूप से होती है। कुछ सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों को देखते ही या अकाउंट्स की जांच करने के पश्चात स्वतः ही पता लग जाता है गलती कहाँ पर हुई है, उनको ढूंढना आसान होता है। जबकि गबन को पकड़ना काफ़ी मुश्किल कार्य होता है, काफ़ी मुश्किल और दुष्कर कार्य होता है, क्योंकि गबन करने वाला पहले से ही बहुत एक्सपर्ट होता है। अब बात करते हैं साथियों कि अशुद्धियाँ एवं गबन को ढूंढ न निकालने के संबंध में अंकेक्षक की स्थिति क्या होती है। देखिए दोस्तों, मानो है अंकेक्षक की नियुक्ति गलतियों को ढूंढने के लिए की जाती है, क्या कमियां ढूंढने के लिए की जाती है, लेकिन उससे यह पूर्ण रूप से अपेक्षाएं नहीं की जा सकती है कि वो 100% सत्यता की गारंटी देगा। मानव है, जरूरी नहीं है, कोशिश करेगा, अपना विवेक लगाएगा, बुद्धि लगाएगा, चातुर्य दिखाएगा, बट वो चीज़ें कई बार नहीं पकड़ में आ सकती है, तो इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। देखते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं। अंकेक्षक द्वारा गबन को ढूंढ निकालने में असमर्थता रहती है तो उसे इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि देखिए, यदि कोई चिकित्सक अपने पूरे प्रयास के बावजूद किसी मरीज के मर्ज को पकड़ने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वही स्थिति अंकेक्षक की है साथियों। कार्य अपने हाथ में लेने का तात्पर्य यह कदापि नहीं होता है कि अंकेक्षक ने अशुद्धियों एवं गबनों के संबंध में संस्था का बीमा कर लिया है। न वह इस बात की गारंटी देता है कि वह प्रत्येक अशुद्धि एवं गबन को ढूंढ निकालेगा। ऐसी परिस्थिति में उसे केवल इतनी ही अपेक्षा की जाती है कि वह अपना कार्य उतनी सावधानी एवं चतुराई से करे जितनी से वैसी परिस्थिति में उसी पेशे के एक औसत व्यक्ति द्वारा वह कार्य किया जाता है। यानी उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वे ऑडिटर जो ऑडिट कर रहा है वो एक सामान्य व्यक्ति, बुद्धिमानी व्यक्ति की तरह ही कार्य करें, एक निष्पक्ष होकर जांच करें कि संस्था में जो भी गबन हो रहा है उसकी वो निष्पक्ष होकर जांच कर सकें। उससे ये अपेक्षाएं रखी जाती है। अगर वो जानबूझकर जांच गलत कर रहा है तो वो दोषी है ही, लेकिन वो अपनी बुद्धिमत्ता के साथ कार्य कर रहा है, यदि कोई गबन या कपट पकड़ में नहीं आ रहा है तो उस संबंध में अंकेक्षक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। एक सामान्य विवेकशील बात है, सीधी सी बात है दोस्तों। जैसे कि डॉक्टर से अपना इलाज कराएंगे, डॉक्टर उसकी मेहनत से काम कर रहा है, तो मरीज को ठीक करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, पर बाय द वे अनफॉर्चुनेटली यदि मरीज का इलाज नहीं हो जाता है तो क्या डॉक्टर को दोषी ठहराएंगे? यदि डॉक्टर लापरवाही के साथ कार्य करता है दोषी ठहरा देंगे, लेकिन अगर वो ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य कर रहा है तो उसे दोषी नहीं ठहराएंगे। इसी तरीके से अगर ऑडिटर गबन और कपट के लिए ईमानदारी से कार्य कर रहा है, फिर भी अगर उसको कोई कपट पकड़ में नहीं आता है, फ्रॉड पकड़ में नहीं आता है, तो उसके लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों, छिपी हुई अशुद्धि व गबन के संबंध में अंकेक्षक की स्थिति क्या होती है। देखिए साथियों, अंकेक्षण कार्य हो जाने के पश्चात भी हो सकता है कि लेखा पुस्तकों में कोई अशुद्धि या गबन छिपा हुआ रह जाए, जिसका बाद में पता चले।
ऐसी परिस्थिति में अंकेक्षक की स्थिति अगर लिखित होगी। देखिए क्या क्या परिस्थिति होगी। उसे पहला तो कार्य करना होगा उचित व सावधानी व चतुराई। अंकेक्षक को अपने कर्तव्य में उचित चतुराई एवं सावधानी से कार्य करेगा। किसी विशेष मामले में उचित सावधानी एवं चतुराई कितनी होगी यह उस मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। देखिए साथियों, ये कथन दिया गया है किंगस्टन कोटल मिल्स केस में, यानी किंगस्टन कोटल मिल्स केस में, तो याद रखना आपको परिभाषा पूछ लेगा। यानी अंकेक्षक अपने कार्य को तो देखो सावधानी चतुराई से कार्य करेगा। किसी विशेष मामले में उचित सावधानी चतुराई कितनी होगी वह उस मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं अगला है, अंकेक्षक को ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। अंकेक्षक का कर्तव्य है कि वह ईमानदारी से कार्य करे, अर्थात जिसे वह सही नहीं समझता हो उसे सही प्रमाणित नहीं करना चाहिए। यदि अंकेक्षक को लगता है कि इस चीज़ में या इस व्यवहार में या इस तथ्य में या इस पुस्तक में जो भी स्थिति है उसमें कुछ उसको सस्पेंस लगता है, बस वो स्पष्ट नहीं समझता है, तो उसे प्रमाणित नहीं करना चाहिए। और यह विश्वास करने से पूर्व की जिसे वो प्रमाणित करता है वह सही है, उसे उचित सावधानी चतुराई से कार्य करना चाहिए। यदि अंकेक्षक को किसी चीज़ में सस्पेंस लगता है तो वो उसे उसका विवरण स्पष्ट कर देना चाहिए कि इसमें ये कमियां हैं, इन कमियों की पूर्ति किया जाना अपेक्षित है। उसे निष्पक्ष होते हुए कार्य करना चाहिए। ये कथन दिया गया था 1895 में लंदन एंड जनरल बैंक केस के मामले में दिया गया था साथियों। अगला है, अंकेक्षक का कर्तव्य संदेहशील होना नहीं है। देखिए साथियों, अंकेक्षक को अपनी बुद्धि और कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करना होता है। ठीक है, उसे किसी भी थर्ड पक्ष पार्टी पर या कंपनी के संस्था या कर्मचारी के किसी भी कर्मचारी अधिकारी के ऊपर संदेहशील नहीं होना चाहिए। उसे ये नहीं लगना चाहिए कि फला व्यक्ति ने कपट किया है, गबन किया है, अशुद्धि किया है। उसे सिर्फ तथ्य के ऊपर चलना चाहिए। जो अकाउंट्स कह रहे हैं उसी अकाउंट्स के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपना कमिटमेंट देना चाहिए। देखिए, अंकेक्षक एक जासूस नहीं है जो संदेहशील होकर कर्तव्य पथ पर बढ़े या इस पूर्व धारणा से कार्य करे कि कुछ न कुछ गड़बड़ी अवश्य हुई है। उसकी स्थिति एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है। यानी दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है कि अंकेक्षक की स्थिति कैसी होती है। यानी अंकेक्षक की स्थिति एक वॉचिंग डॉग की तरह होती है, यानी एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान होती है, ना कि एक शिकारी कुत्ते के समान होती है। उससे संस्था के कर्मचारी को ईमानदार मानने का अधिकार है। ये निर्णय दिया गया था किंगस्टन कोटल मिल्स केस में। साथियों याद रखना, निश्चित रूप से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। किंगस्टन कोटल मिल्स केस के अंतर्गत यह निर्णय दिया गया था कि अंकेक्षक एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, ना कि शिकारी कुत्ते के समान। अब बात करते हैं बड़े अधिकारियों द्वारा सावधानी से किए गए कपटों के लिए उत्तरदायी नहीं। देखिए, अंकेक्षक अपनी ईमानदारी से दोस्तों कार्य करता है, बट जो संस्था के बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो बहुत ही शालीनता और बुद्धिमत्ता पूर्वक कपट करते हैं। तो अंकेक्षक का ये उत्तरदायित्व नहीं होता है कि जो बड़े अधिकारियों द्वारा सावधानी से किए गए कपटों के लिए वो उसे उत्तरदायी बनाई जाए, क्योंकि उसका अंकेक्षक का ये लायबिलिटी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। देखिए, शंका युक्त परिस्थिति के अभाव में यदि अंकेक्षक ऐसे गबनों को नहीं पकड़ पाता है जो कि संस्था के बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा सावधानी चतुराई योजनाबद्ध ढंग से किए गए हैं, तो उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। यानी जी, बाड़ी खेतों खाई कहने का तात्पर्य यह है कि संस्था के ऑफिसर्स यानी बड़े अधिकारी गबन कर रहे हैं, तो उस संबंध में अंकेक्षक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वो बड़े तरीके से बड़े व्यापक पैमाने पर फ्रॉड करते हैं। ये निर्णय दिया गया था किंगस्टन कोटल मिल्स केस के अंतर्गत। अगला है, सत्यता की गारंटी देना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं होता साथियों। क्यों नहीं होता है? अंकेक्षक भी अगर आम प्राणी होता है, वो अपने नियम सिद्धांतों के हिसाब से जांच करता है, लेकिन कई बार गलतियां या कपट पकड़ में नहीं आता है, तो उसका यह मतलब नहीं होता है कि अंकेक्षक ने अपनी रिपोर्ट जाँच कर ली है, अकाउंट चेक कर लिए हैं, तो चेक कर लिया तो अकाउंट सही पाएंगे। तो इससे ये कतई निश्चित नहीं होना चाहिए कि अंकेक्षक सत्यता की गारंटी देगा। यानी अंकेक्षक एक बीमक नहीं है, वह गारंटी नहीं देता कि पुस्तक कंपनी की सही स्थिति को अवश्य बताती है, वह यह गारंटी नहीं देता कि चिट्ठा कंपनी की पुस्तकों के अनुसार सही है। ये निर्णय दिया गया था लंदन एंड जनरल बैंक केस में 1895 के अंतर्गत। अगला है, अतः इस प्रकार हम देखते हैं कि अंकेक्षक उचित सावधानी एवं चतुराई से ईमानदारी पूर्वक कार्य करेगा। इसके बावजूद भी कोई अशुद्धि अथवा कपट का मामला छिपा रह जाता है तो इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ठीक है साथियों, अगर वो ईमानदारी से कार्य कर रहा है, बुद्धिशीलता के साथ, स्किल के साथ कार्य कर रहा है, बट कोई गलती का
कपट पकड़ में नहीं आ पाता है तो इसके लिए अंकेक्षक को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। अब बात करते हैं कपट और अशुद्धि के संबंध में ऐसे 240 के प्रोविजंस लागू होते हैं। याद रखना दोस्तों साथियों, कपट और अशुद्धि के संबंध में ऐसे 240 के प्रोविजन लागू होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं साथियों, ये तो हमने पढ़ लिया। अब अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र क्या होता है, यानी स्कोप ऑफ ऑडिट, यानी अंकेक्षक का कार्य क्षेत्र कैसे क्या होता है। देखिए साथियों, पढ़ते हैं। वित्तीय विवरणों के एक अंकेक्षण का क्षेत्र अंकेक्षक द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी वित्तीय विवरणों के एक अंकेक्षण का क्षेत्र अंकेक्षक द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह कार्य किसके द्वारा निर्धारित होता है, ऑडिटर द्वारा। क्षेत्र को निर्धारित करते समय अंकेक्षक नियुक्ति की शर्तों, संबंध विधानों की मान्यताओं तथा संस्थान की घोषणाओं को ध्यान में रखता है। यानी कार्य क्षेत्र करने से पहले अंकेक्षक उसकी नियुक्ति की शर्तों को पढ़ता है, देखता है जो विधान क्या है, रूल्स क्या है, नियम क्या है, रेगुलेशंस क्या है, संस्थान की घोषणाओं को भी ध्यान में रखता है। अगला साथियों, अंकेक्षक जब किसी व्यवसाय के हिसाब किताब के अंकेक्षण का कार्य अपने हाथ में लेता है तो उसके सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह आता है कि हिसाब किताब के जांच की सीमा क्या है। नहीं, जब वो कार्य स्टार्ट करता है तो सर्वप्रथम तो साथियों, इस संबंध में व्यवसाय के हिसाब किताब के अंकेक्षण का कार्य अपने हाथ में लेने से पहले उसके सामने यह प्रश्न होता है कि उसकी जांच की सीमा क्या है। उस सीमा में ही अंकेक्षण को अपना क्षेत्र निर्धारित करना होता है। ठीक है। अगला है, अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र निर्धारित करते समय यह देखना होगा कि अंकेक्षण निम्न प्रकार के अंकेक्षणों में से किस प्रकार का अंकेक्षण है। यानी ऑडिटर द्वारा जो अंकेक्षण का कार्य आरंभ किया जाता है उससे पहले उसे यह देखना होता है कि ऑडिट किस प्रकार की कंपनियों के अंतर्गत कर रहे हैं या किस प्रकार की ऑडिट की जा रही है। पहला तो है, क्या ऑडिट निजी प्राइवेट अंकेक्षण है या वैधानिक ऑडिट है या सरकारी ऑडिट है। अब बात करते हैं दोस्तों, निजी अंकेक्षण क्या होता है। यानी यदि कोई संस्था किसी समझौते द्वारा किसी व्यक्ति से अपने हिसाब किताब का अंकेक्षण कराती है तो उसे निजी अंकेक्षण कहते हैं। दोस्तों एग्जाम में किसी पूछ रहे कि निजी अंकेक्षण क्या होता है, तो अगर यदि कोई संस्था अपने हिसाब किताब की जांच किसी समझौते द्वारा करवाती है तो उसे निजी अंकेक्षण होता है। यह वैकल्पिक होता है दोस्तों, याद रखना, यह वैकल्पिक होता है, कंपल्सरी नहीं होता है। और अंकेक्षक की योग्यता भी किसी विधान द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है। ऐसे अंकेक्षक के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व सभी समझौते द्वारा तय होते हैं। निजी अंकेक्षण कोई भी संस्था करा सकती है, यानी प्राइवेट ऑडिट कोई भी संस्था करवा सकती है। ऐसी संस्था भी जिसका वैधानिक अंकेक्षण होना अनिवार्य है, यानी एक ऐसी संस्था जिसका नियमों के अंतर्गत यदि स्टेचुटरी ऑडिट करवाया जाना भी अनिवार्य होता है तो वो चाहे तो निजी अंकेक्षण भी करा सकती है। लेकिन निजी अंकेक्षण वैधानिक अंकेक्षण का स्थान ग्रहण नहीं कर सकता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि आपके संस्थान में वैधानिक अंकेक्षण किया जाना अनिवार्य है। आपने निजी अंकेक्षण करवा लिया तो आप उस दायित्व से फ्री नहीं हो सकते कि मैंने निजी अंकेक्षण करवा लिया, तो आपको निजी अंकेक्षण के साथ साथ में वैधानिक ऑडिट भी करवाना जरूरी होगा। एकाकी व्यापारी व साझेदारी संस्थाओं द्वारा कराए जाने वाला अंकेक्षण निजी अंकेक्षण कहलाता है। यानी जो एकल स्वामित्व व साझेदारी वाली संस्थाएं होती है उन द्वारा ऑडिट का कार्य किया जाता है, उसको निजी अंकेक्षण कहा जाता है। अब कंपनी के हिसाब किताब का वैधानिक अंकेक्षण होना अनिवार्य है, यानी कंपनी के हिसाब किताब का वैधानिक अंकेक्षण होना अनिवार्य होता है। कंपनियों में वैधानिक अंकेक्षण किया जाना अनिवार्य होता है, लेकिन वैधानिक अंकेक्षण के पूर्व अथवा पश्चात यदि कंपनी के प्रबंधक किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा निजी अंकेक्षण भी कराना चाहे तो वैसा कर सकते हैं। यानी कंपनियों में वैधानिक अंकेक्षण होना अनिवार्य होता है, लेकिन कंपनी के मैनेजर चाहे कि हमें निजी प्राइवेट अंकेक्षण भी करवाना है तो वो प्राइवेट अंकेक्षण भी करवा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑडिट क्या होता है। देखिए, सरकारी अंकेक्षण राजकीय प्रशासन की सफलता बहुत सीमा तक कुशल अंकेक्षण पर निर्भर करती है। इस तथ्य को भारतीय संविधान में पूर्ण रूप से पहचाना गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या, दोस्तों याद रखना कि अनुच्छेद संख्या 148 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी सीएजी को केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार तथा अन्य किसी सरकारी संस्था के हिसाब किताब के संबंध में उन्हें अधिकारों या कर्तव्यों का पालन करना होता है जो कि भारतीय संसद द्वारा अथवा उसके बनाए गए किसी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। यानी जो संसद द्वारा नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है।
इस प्रकार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी सीएजी भारतीय संविधान के अंतर्गत एक महाअंकेक्षक है। सरकारी हिसाब किताब की जांच करने के लिए इसके अंतर्गत कई इकाइयाँ कार्य करती है, जैसे रेलवे के अलग अकाउंट्स होते हैं, पोस्ट ऑफिस के अलग होते हैं, डिफेंस अकाउंट्स के अलग होते हैं, इनके लिए अलग अलग यूनिट्स होती है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य में एक महालेखाकार यानी प्रत्येक राज्य सरकारों में एक एजी का कार्यालय होता है, जो राज्य में केंद्र सरकार के विभागों की हिसाब किताब की जाँच करता है। तो राज्य सरकार के ऑफिसों के कार्यालयों की भी जांच का कार्य एजी द्वारा किया जाता है। तथा साथियों, एजी का कार्यालय अपने सी स्कीम सचिवालय के पास में स्थित है। अब लास्ट टाइम फाइनल बात करते हैं आज के लिए वैधानिक अंकेक्षण यानी स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या होता है। देखिए, जिस संस्था के हिसाब किताब का अंकेक्षण अनिवार्यतः किसी विधान के अंतर्गत कराया जाता है उसे वैधानिक अंकेक्षण कहते हैं। यानी जिस संस्था का अंकेक्षण किसी विधान यानी कानून के अंतर्गत करवाया जाता है साथियों, उसे स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं। जैसे मान के चलो, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत किसी संस्था का या कंपनी का ऑडिट करवाया जाना अनिवार्य है, तो उसे वैधानिक अंकेक्षण कहा जाएगा, ना कि सरकारी और ना ही निजी अंकेक्षण। यानी जिस संस्था का हिसाब किताब किसी कानून के अंतर्गत किया जाता है उसे वैधानिक अंकेक्षण कहा जाता है। अब बात करते हैं वैधानिक अंकेक्षण किस किस में होता है। देखिए, कंपनियों में होता है, सार्वजनिक जो ट्रस्ट होते हैं उनके अंतर्गत होता है, प्रन्यासों में होता है, बैंक आदि संस्थानों के अंतर्गत स्टैट्यूटरी ऑडिटर का कार्य किया जाता है। अब बात करते हैं आगे, जहां विधान द्वारा अंकेक्षण अनिवार्य बना दिया जाता है वहां निम्नलिखित बातें भी या तो विधान द्वारा निर्धारित कर दी जाती है या तय कर दिया जाता है कि इनका निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। देखिए साथियों, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की क्या क्या योग्यताएं होती है, क्या योग्यताएं होती है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, कर्तव्य क्या होंगे, उसका ठहराने की परिस्थितियाँ क्या होंगी, वो सब विधान द्वारा निश्चित किए जाएंगे। वैधानिक अंकेक्षण के संबंध में निश्चित विधान को समझौते द्वारा बदला नहीं जा सकता। दोस्तों याद रखना, यानी वैधानिक अंकेक्षण के संबंध में निश्चित विधान को, जो कानून है, उसको समझौते द्वारा बदला नहीं जा सकता। यद्यपि समझौते द्वारा वैधानिक अंकेक्षक के कर्तव्यों एवं दायित्वों को बढ़ाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है, यदि किसी कानून के अंतर्गत कोई रूल्स रेगुलेशन बन गए हैं तो अपन उन चीज़ों को अगर समझौता करना भी चाहें संस्था या ऑडिटर, तो उन चीज़ों को बदला नहीं जा सकता है, मैंने उनको चीज़ों को कम नहीं किया जा सकता है। और यदि आप समझौता करके अगर उन चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, कानून का दायरा बढ़ाना चाहते हैं, तो उन कर्तव्यों एवं दायित्वों को तो बढ़ा सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते हो। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।